कि जो इनका बंच ऑफ थॉट्स और वी फाइंड और नेशनहुड की किताबों में जो लिखा है कि जब तक जनता हैंड टू माउथ नहीं होगी, भिखमंगी नहीं हो जाएगी, जब तक ये पूर्ण हिंदुत्व को स्वीकार नहीं करेगी। तो इनका ये प्रयास है कि पूरी जनता भिखारी हो जाए, पूरी जनता इसी तरीके से हो जाए। और इसमें और एक बात बता देता हूं कि ग्रेजुएट बेरोजगारों की संख्या पहले थी 2017 में 11.11%। अभी ग्रेजुएट बेरोजगार जो 2021 में हुए हैं 19.4%। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज मंडे है और आज हम अविनाश काकड़े जी की खिदमत में हैं। वो नागपुर से हमारा साथ देते हैं और बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। आज जिन इश्यूज पर बात होगी वो प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद कहा जाता था, वहां धर्म संसद हुई है और उसमें हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया है उन्होंने अपने तरीके से। और उसके अलावा भी बहुत कुछ कहा गया है। इसके अलावा बेरोजगारी के कुछ आंकड़े पिछली बार बताए थे, अब कुछ और बहुत ही डरावने किस्म की हालत सामने आ रही है, जिसमें बेरोजगारी अभी पिछले हफ्ते जिस तरह से बिहार में और यूपी में रेलवे भर्ती वाले स्टूडेंट्स ने जिस तरह से अपना प्रदर्शन किया और वो गुस्सा कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है वो देश भर में फैल जाए, वो एक बहुत बड़ा इशू है। और इसके अलावा पेगासस पर जो सरकार पार्लियामेंट में और सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोली, वो न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में सब कुछ बता दिया। 2017 में जो डिफेंस डील हुई थी उसमें ये बाकायदा पेगासस शामिल था। ये बात सामने आ चुकी है। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप हमें बताइए कि ये अभी इससे पहले हरिद्वार में धर्म संसद में बहुत कुछ कहा गया था, उसके 2 आरोपी इस वक्त जेल में हैं। अब ये प्रयागराज से उसी तरह की खबरें आई हैं, बल्कि और ज्यादा उग्र होकर के बातें कही गई हैं और ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है कि वो मोदी सरकार से खुश नहीं है और वो चाहते हैं, वो कहते हैं कि अगर आप नहीं कर सकते तो हमने घोषित कर दिया हिंदू राष्ट्र। आप इसे कैसे देख रहे हैं? ये पहले से स्वतंत्रता की आजादी के पहले से ये हरकतें करते हैं। एक बार तो जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने डंडे, हाथ में डंडा लेके इनको पीटा था, क्योंकि पुलिस उस वक्त उनको मारने को तैयार नहीं थी, साधु संत दिखाई दे रहे थे, तो इनको पीटा था। तो ये क्या है, अभी फिलहाल चुनाव है, चल रहे हैं, और वो 2 लोग अंदर जो गए ना, नफरती चिंटू, वो एक रिजवी वर्सेस उर्फ त्यागी, और एक यति नंद क्या है वो, नाम भी याद नहीं रखता, ये नफरतियों के क्यों याद रखूं मैं नाम। तो ये 2 अंदर गए, तो इसको अमित शाह को समझ में आ गया, तड़ीपार शाह जी को, कि ये हिंदूवादी अगर उभार करना है तो ये होना चाहिए। तो ये अमित शाह जी ने पैसे देके वो संसद बुलाया। जो जो संसद वंसद तो बोलना पसंद नहीं करता, वो अमित शाह जी की देन है, क्योंकि 2 तरीके से प्रचार चल रहा है आपके प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। एक प्रचार ये चल रहा है कि ये बोल रहे हैं कि कैराना जाके पर्चे बांटना और वो हिंदू मुसलमान करना, और कैसे वापस आए, तो ये हिंदू मुसलमान करने में लगा है। वो अजय बिस नाम का जो बाबा है, वो मैंने गुंडागर्दी से कैसे निपटा है, हालांकि गुंडागर्दी, वो लड़की जला दी रात में 12 बजे, कई बलात्कार हुए, कुलदीप सेंगर का क्या हुआ, ये सब भूल के वो मैंने गुंडागर्दी को कैसे मिटाया ये बता रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि एक हत्या हुई थी जमदाग्नि की, परशुराम ने 7 बार निक्षत्रिय पृथ्वी कर दिया था, ऐसा कहते हैं, इनकी कथाएं कहती है। मैं कथाओं पे बहुत विश्वास नहीं करता, मगर उन्हीं की कथा है जो समझाते हैं। तो वो कथा में कहते हैं कि 7 बार निक्षत्रिय पृथ्वी किया था। भगवान सहस्त्रबाहु नाम का एक क्षत्रिय था, उस क्षत्रिय ने जमदाग्नि को मारा था कुछ झंझट में, और इन्होंने फिर उसका उठ के 7 बार निक्षत्रिय उसके पूरा वंश नाश कर दिया था। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हजारों ब्राह्मणों को मारने के बाद ये अजय बिस किस तरीके से जिंदा है, किस तरीके से उनको बख्शा हुआ है। क्या ब्राह्मणों का खून ठंडा हो गया? क्या ब्राह्मण बच्चे नामर्द हो गए? ये अभी कुछ नहीं कर रहे? हजारों अपने जो अपने भाई बंद मर गए, मार दिए उन्होंने, उनके लिए कुछ नहीं कर रहे। तो मुझे थोड़ी शंका होती है कि ये क्या चल रहा है।
क्योंकि ना तो कोई अपने धर्म पर, ना अपने मार्ग पर, ना अपने मार्गदर्शन पर चल रहा है। सांसद किसके लिए हो रही पता नहीं, हिंदू की सांसद तो नहीं है वो, हिंदू का कोई मतलब नहीं है उससे। तो सांसद है अमित शाह जी की और मोदी जी की और योगी बाबा की। और योगी बाबा ब्राह्मणों को मारने की माफी भी नहीं मांगते, और माफी तो नहीं मांगते, ऊपर से उनके ऊपर मूंग दलने का काम करते हैं कि हमने इतने मार दिए अपराधी और गुनहगार। तो क्या ब्राह्मण ही सबसे ज्यादा गुनहगार थे? सबसे ज्यादा ब्राह्मणों ने वहां कत्लेआम मचाया था या गुनाह किए थे? तो सबसे ज्यादा संख्या में ब्राह्मण मर गए और ब्राह्मण युवा चुप है। मुझे समझ में नहीं आया। दूसरी बात, ये जो लोग है, ये जिस टाइप के लोग है, ये हमारे यहाँ का एक मुख्यमंत्री है, तरबूज बोलते हैं उसको सब। वो अभी हमारे यहाँ वाइन को फ्री हैंड दे दिया, वाइन को, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वाइन। इसके बारे में कभी मैं डिटेल में बोलूंगा कि वाइन में, दारू में, लीकर में क्या फर्क है, वो डिटेल में बोलूंगा। वो बोलता है बड़ी डील के चलते हुआ है, सुपर स्टोर में वाइन बेचने का जो हुआ बड़ी डील के चलते। उसने ने रेमडेसिविर की डील कर लिया, इन्होंने धर्म संसद की डील कर ली। ये डील तो है ही ना, डीलर है ही ये आपने देखा होगा कि सैनिक मारने की भी डील करते हैं वोट के लिए। मैंने आज ही लिखा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिन्ना नहीं जीत रहा है, गन्ना जीत रहा है, गन्ना। अगर ध्यान रहे और जागते रहे, क्योंकि कत्ल की रात जब आएगी, चुनाव के वोट पड़ने के पहली दिन की जो रात आएगी, उस दिन कोई सर्जिकल स्ट्राइक ना कर दे, उस दिन कोई मरवा ना दे, हमारे सैनिकों को मरवाना, हमारे हिंदू भाइयों को मरवाना, हमारे गरीब लोगों को मरवाने का काम ना कर दे। इसके लिए सजग रहना पड़ेगा, नहीं तो चल तो रहा है गन्ना, जिन्ना नहीं चल। तो ये उनको समझ में आ गया है बहुत ढंग से, और ये इसका कारण है कि वो अब नए नए मुद्दों की तलाश कर रहे। देखो, इन्होंने ये प्रयास करते ही है कि अपना प्ले कार्ड दे दे और उसके पीछे अन्य पार्टियां भागने लग जाए, मगर आज के तारीख में अन्य पार्टियां उनके कार्ड पे, यानी उसके अंदर नहीं फंस रही है, उनके उनके प्ले कार्ड पे नहीं फंस रही है। इसीलिए वो बेरोजगारी पर बात कर रही है, इसलिए वो गौ रक्षा के इस पे अभी भी उस मुखरता से नहीं बात कर रही है। समझ में आना चाहिए कि ये गौ जो खुली घूम रही है, वो किसानों के ही सत्यानाश कर रही है, फसलों का सत्यानाश कर रही है। गौ रक्षक उन्हीं किसानों के बच्चे करते हैं गौ रक्षा। और जब गौ का मांस बेचने की बात आती है, गौ का चमड़ा बेचने की बात आती है, मरी हुई गायों को बेचने की बात आती है, तो उसमें संगी सबसे आगे रहते हैं। हमारे यहाँ तो जो कत्ल खाने चलते थे, वो सारे कत्ल खाने, ज्यादातर 90% कत्ल खाने इन्हीं जैनियों के और ब्राह्मणों के हैं। तो ये जब तक नहीं समझेगा, कॉमन आदमी को नहीं समझेगा, तो ये आपको बताते रहेंगे कि गौ हमारी माता है। भाई, गौ मेरे लिए उपयुक्त पशु है, मैं जानवर की औलाद नहीं हूं, मैं इंसान की औलाद हूं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, ये बात बहुत ही अहम है। और जो आपने उत्तर प्रदेश के बारे में कहा कि कोई आखिरी कत्ल की रात में, यानी इलेक्शन वाली रात में कोई बड़ा वाकया ना हो जाए। राकेश टिकैत जी ये बार बार कह रहे हैं कि इस वक्त होशियार रहने की जरूरत है। हिंदू मुसलमान जिन्ना पाकिस्तान सरकारी मेहमान है 2.5 महीने के, इनसे होशियार रहने की जरूरत है। तो ये बहुत ही अहम बात आपने कही। तो अभी आपको क्या लगता है कि ये जो धर्म संसद जिसे कहा जा रहा है, इसमें जो कुछ कहा गया, बाकायदा उन्होंने सरकार के खिलाफ भी बात कही, संसद के खिलाफ बात कही। संसद का मतलब यह है कि संविधान और देश का संसद, वहां जिस तरह से भी लोग चुन के जाते हैं, वो पब्लिक के नुमाइंदे होते हैं। वहां उन्होंने एक तरह से आतंकवादी घटना अंजाम देने की धमकी दी है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? इससे पहले भी क्या कुछ हमें वो पुरोहित याद आते हैं, फिर कुछ और याद आते हैं, प्रज्ञा सिंह याद आती है कि क्या क्या कहां। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, आतंकवादी घटनाएं कर सकते हैं, नहीं ऐसा बोलता नहीं, क्योंकि करते ही है ये जगह जगह पर, और उसमें बदनाम मुसलमानों को करते हैं। मगर मुसलमान इस वक्त बहुत होशियार हो गए, वो गत 5-6 सालों से कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। इसका कैपिटल ये योगी बाबा करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमने मुसलमानों को डरा दिया है। डरते वरते नहीं है मुसलमान, ना डरा है। उनको समझ में आ गया कि हमारे आक्रामक होने से हिंदू पोलराइज हो रहा है, ये मुसलमानों को समझ में आ गया। तो उन्होंने आक्रामकता छोड़ दिया। रही बात ये सांसद वंसद की जो बात कर रहे हैं आप, ये तथाकथित, तो ये संसद में जो लोग हैं उनको पकड़ा जाएगा 10 मार्च के बाद, इनको पकड़ा जाएगा जरूर। जैसा वो 2 फंसे हुए हैं दड़बे में, अभी तो दिखाई नहीं देते,
वो वारी त्यागी जी क्या हो गया उनका पता नहीं, वो यतीनंद का है, उनका क्या हो गया, हाँ, अभी है जेल में, वो मुकाम फिलहाल जेल में है उनका। वो हमारे यहाँ का एक नफरती चिंटू महाराज का भी निकला हुआ था, कौन सा हाँ, चरण क्या नाम था उसका, उसको हाँ, छत्तीसगढ़ पुलिस ने ठीक ठाक कर दिया था, वो भी अभी हाँ, जेल में ही है। तो ये नफरती चिंटुओं को 10 मार्च के बाद पकड़ेंगे, क्योंकि जब तक नफरत फैलाने का जो कारोबार है वो तेजी से चलना चाहिए, और वो हम्म, कारोबार नहीं चलेगा तो फिर अमित शाह जी का जो ये है परसेप्शन है कि हम्म, मुसलमानों के बारे में, हिंदू, अभी आपने देखा होगा कैराना और कश्मीर की राशि एक कर दी है। कश्मीर हम्म, से पंडितों को भगाया, कैराना से भी उन लोगों को भगाया। तो दोनों की राशि एक हो सकती है मगर दोनों के प्रदेश अलग है। मगर इनको हम्म, नहीं पता ना तक्षशिला कहाँ है, इनको पता नहीं। तक्षशिला तो ये बिहार में ले जाते हैं। तो हम्म, ये सब जुटलर जो है, ये जुटलरों की जो फौज है पूरी, ये इस हम्म, तरीके से प्रचार प्रसार करेंगे, इससे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। आज एक बात बहुत धन्य जिम्मेवारी के साथ मैं बोलता हूं कि ये देश का ज्यादातर हिंदू ये समझ गया है, और जो नहीं समझा है वो रेल भर्ती से समझ जाएगा। 1.25 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था 35,000 जगह के लिए, और लट खा के वापस आए, जगह जगह लुटा गया उनको। आप मुझे ये बताइए कि जिस देश में युवा प्राइवेटाइजेशन और मोदी मोदी कर रहा था, वहां नौकरी भी मांग रहा है। कैसे हम्म, मांगते हो भाई नौकरी? हम्म, मुसलमान नौकरी नहीं मांगता, मुसलमानों का हम्म, कोई मतलब नहीं है नौकरी से, वो अपने हम्म, धंधे में खुश है। अब तुम मांग रहे हो ना, जो मोदी 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 कर रहे थे मुसल, उन्होंने तो सब बेच दिया, रेल हम्म, गेल भेल सेल टेल वेल जो भी था वो सब बेच दिया। और उसको विकास बोला था आपने, ये जो लट खा रहे हैं रास्ते पर खड़े होके, इन्होंने विकास बोला था ना, इन्होंने मोदी 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 चिल्लाया था। तो अब ये चिल्लाहट का तड़तड़ाहट उनके पीठ पर हो रही है, उनके पैरों पर हो गई है, उनके पिछवाड़े पे हो रही है। हम्म, अब तो समझ जाएंगे ना कि हम्म, भैया नौकरी, रेल बंद, प्राइवेटाइज होने से रेल नहीं नौकरी मिलेगी। और एक एक जगह के लिए इतने इतने 356 या 57 लोग होते रेशो से, हम्म, इतने लोगों ने एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया। एक को नौकरी मिलेगी तो 356 बेरोजगार रहेंगे, वो कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? हम्म, और पिछले वक्त मैंने बताया था बेरोजगारी की हालत ये है कि पिछले साल तो लॉकडाउन था ना, हम्म, 2020 में तो लॉकडाउन था कड़क। लॉकडाउन के दौरान यानी मई अगस्त का जो बिल्कुल सख्त पीरियड था, उस वक्त भी हमारे पूरे साल में जो नौकरियां गई थी वो 2,93,00,000 नौकरियां गई थी। मगर अभी जब खुल गया पूरा देश, तब जो नौकरियां गई हुई है 3,03,00,000 नौकरियां गई हुई है। तो हम्म, आप मुझे ये बताओ कि ये जो मामला है, और इसमें भी आपको बता देता हूं कि 19 साल से 29 साल के लड़कों की नौकरियां गई हुई है। हम्म, और 3,03,00,000 तो ऐसे लोग हैं जो काम खोज रहे हैं, मगर 1,24,00,000 ऐसे भी युवा है जो निराश हो चुके हैं। मतलब हम्म, टोटल नौकरियां जो है अभी बेरोजगारी की संख्या हो गई है 4,27,00,000। हम्म, और उसमें भी ज्यादा फिगर जो है राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के है। हम्म, सब जगह यही हाल है, क्योंकि हमारी जो नीति है वो नीति है देश को दरिद्री बनाने की। क्योंकि हम्म, फिर वहीं आता हूं कि जो इनका बंच ऑफ थॉट्स और वी फाइंड और नेशनहुड की किताबों में जो लिखा है कि जब तक जनता हैंड टू माउथ नहीं होगी, भिकमंगी नहीं हो जाएगी, जब तक ये पूर्ण हिंदुत्व को स्वीकार नहीं करेगी। तो इनका ये हम्म, प्रयास है कि पूरी जनता भिखारी हो जाए, पूरी जनता इसी तरीके से हो जाए। और इसमें और एक बात बता देता हूं कि ग्रेजुएट बेरोजगारों की संख्या पहले थी 2017 में 11.11%। अभी ग्रेजुएट बेरोजगार जो 2021 में हुए हैं 19.4%। मतलब अगर हम्म, पढ़े लिखे हो आप तो बेकार हम्म, रहोगे। ये मैसेज दे रहे, धीरे धीरे मैसेज दे रहे कि पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो बेरोजगार अनपढ़ है, 5वीं से कम पढ़े लिखे हैं, उनकी पहले संख्या थी बेरोजगारी की 0.9%, 0.9%, अभी है 0.7%। मतलब अनपढ़ लोगों की बेरोजगारी की संख्या कम हो रही है और पढ़े लिखों की बेरोजगारी की संख्या बढ़ रही है। इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ये पढ़े लिखों के लिए मैं फिगर देता हूं, जिनको अभी लट खाने के लिए रास्ते पर उतरना पड़ रहा है, और उन नौकरियां जो मांग रहे हैं उनके लिए ये फिगर है। बाकी तो सब समझते हैं। ये कोई ना समझे कि मुसलमानों का कुछ हो रहा है। मुसलमान अपने जिंदगी के कार्यकाल में 20-21 धंधे बदलता है और वो अपने तरीके से धंधे करता है। वो ना कभी आरक्षण के चक्कर में पड़ा आपके, ना रोजगार के चक्कर में पड़ा, ना नौकरी के चक्कर में पड़ा। वो स्वयं रोजगार करता है और स्वयं रोजगार की तरह से अपनी उन्नति कर रहा है, और बहुत तेजी से उन्नति कर रहा है। ये जो तुम हिंदू सांसद और हिंदू धर्म और बचाने की बात करते हो,
तुम भिखमंगे हो गए हो। तुम्हारी अवस्था भिखमंगों की बना के रख दिया ये सरकार ने। और अगर हिंदू धर्म की होना ही सारी समस्याओं का अगर निजात होता, सारी समस्याओं का हल होता, तो नेपाल हिंदू राष्ट्र था। वो यहाँ स्वेटर बेचने के लिए और चौकीदारी करने के लिए नहीं आते। ये बार बार बताने की जरूरत है काजमी साहब। ये जी अगर जी बार जी। बार नहीं बताए तो ये थोड़ी अंधी बहरे की फौज है। इनके दिमाग में है गोबर भरा हुआ। इनको जल्दी कान में नहीं जाता। इनके कान में वही जाता है कि हिंदू खतरे में है, फलाना खतरे में है, मुसलमानों ने ये कर दिया, मुसलमानों ने वो कर दिया, जल्दी जाता है। इसलिए ये बार बार बताने की जरूरत है। ये बहुत ही दिलचस्प बात है। वो जो 80 बनाम 20, 20 बनाम 80 की बात कहते हैं, ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि 20 लोगों को 20 लोगों से डराया जा रहा है 80 को। ये देखिए कितना साइकोलॉजिकल, बिल्कुल उलट पुलट लोगों के दिमाग में डाल दिया है। 80 लोग 20 से डर रहे हैं, जबकि वहां से कहीं कोई हमला नहीं हो रहा है, कहीं कोई बयान नहीं आ रहा है, सिवाय दो चार जो जो सरपिरे उन्हीं के भेजे हुए, उनके अलावा। तो जी आप अपनी बात कीजिए आज। जी, तो इसका देखो इनकी इकोनॉमिकल नीति कैसी है। ये आपको बोला था, ये सब बारात के घोड़े है, मतलब वो ये तांगे के और बारात के घोड़े, हाँ। जिनको ऐसा ब्लिंड्स लगा होता है। तो हम्म। इनको सारी दुनिया की अर्थशास्त्र, सारी दुनिया का समाजशास्त्र, धर्मशास्त्र, नागरिक शास्त्र वो 90 डिग्री में ही दिखाई देता है। इनको 360 डिग्री में कोई देखने का ना अनुभव है, ना इनको शिक्षा है। तो इनको जब दिखाई देता है, ये इनके जो आदरणीय फेकुवीर थे, मतलब जुटलर, हाँ। वो बोले थे कि जब 30 रुपए $30 प्रति बैरल जब क्रूड ऑयल बिक रहा था, तो बोल रहे थे कि मैं भाग्यशाली आदमी हूं। भाग्यशाली को लाओगे या दुर्भाग्यशाली को लाओगे? मंच पे खड़े होकर चिल्ला रहे थे बिहार इलेक्शन और सब इलेक्शन में कि भाग्यशाली को लाया आपने, इसलिए $30 प्रति बैरल हो गया डीजल। तो डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल वो उतने डॉलर हो गया। अब इनका $90 तक बढ़ गया है। अब इनकी फटी पड़ी है सबकी कि कैसे इकोनॉमी। भाई जाओ यार, मनमोहन सिंह जी जिंदा है अभी भी, उनके पास जाओ कि $130 प्रति बैरल जब डीजल पेट्रोल था, मतलब क्रूड ऑयल था, उस वक्त भी उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम 60 रुपए और 75 रुपए से ज्यादा नहीं बढ़ने दिए थे। तो इनका इकोनॉमी इस तरीके से। अभी देखा होगा 4 दिन पहले इन्होंने नया इकोनॉमिस्ट यानी एडवाइजर नियुक्त कर दिया। क्या हालत है, क्या हालत है। पूरी प्रशासनिक तौर पर, एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर, आर्थिक तौर पर भगदड़ मची हुई है सरकार में। बड़ी बड़ी बातें करना अलग बात है, और देश चलाना, देश के लिए कुछ करना ये अलग बात है। तो ये भाषणजीवी व्यक्ति जो है जुटलर हमारा, इसको समझ में नहीं आ रहा। उसको लग रहा है इसको बदल दे तो कुछ हो जाएगा, उसको बदल दे तो कुछ हो जाएगा। और वो तड़ीपार शाह तो लगा हुआ है कि हमारे पुराने मुद्दे ठीक है, इसका मतलब हिंदू मुसलमान ठीक है, सरदारों के साथ में हिंदू मुसलमान कर नहीं सके, वहां सारे शस्त्र डाल दिए। पहले लगा इनको कि इनको भी कर देंगे खालिस्तानी, मगर जब उनके बेटे उतरने लगे मैदान में कि हम बॉर्डर पर और मेरा बाप खालिस्तानी कैसा, और हमारे साथ हरकत करोगे तो तुम भी नहीं रहोगे। तो अभी अभी देखो नौटंकी करने गया था कि मेरी जान खतरे में है। अरे पूरी देश की जान खतरे में तुम्हारी वजह से। ये संघी जो है, इनकी नीति की वजह से पूरी देश की जान खतरे में है, सांसद में पड़ी हुई है पूरी जान, और ये नौटंकी करने में लगे हुए हैं। तो ये नौटंकी का सबक अभी यहाँ के पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो जरूर सीखने वाले हैं। अभी बाकी का तो आया नहीं है, मगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट, मुस्लिम और यादव और बाकी के गुजर भी उनके साथ में आएंगे, ये पूरा सबक सिखा देंगे इनको। तो यहाँ 50% से ज्यादा वोट आरएलडी और सपा के पक्ष में पड़ने का अंदेशा मुझे लग रहा है। खाली आखिरी मौके पर कोई विचित्र घटना न हो जाए जिसकी वजह से पोलराइजेशन की स्थिति आ जाए, इस पे सजग रहने की सबको जरूरत है। दूसरा, मैं एक और बात बता देता हूं कि ये मोदी के सरकार में 84% परिवारों की आय बहुत तेजी से घटी है। 1% से भी कम, मतलब 50-60 परिवारों की आय 100 गुना, 1000 गुना ज्यादा हो गई है। आप देख लीजिए कैसा चल रहा है, गैर समानता किस तरीके से ये देश की इकोनॉमी को दौड़ा रहे हैं। पिछले वक्त मैंने आपको बताया था कि नेहरू जी के पूरे कार्यकाल में 64 तक इनकी जो रसूखदार 10% लोग थे,
उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी जो थी, पूरी प्रॉपर्टी में 30% उनकी हिस्सेदारी थी। आज वो हिस्सेदारी 1% की 57% हो गई। 1% से भी कम लोगों की हिस्सेदारी 57% है। और 10% अगर देखोगे तो 67% प्रॉपर्टी उनकी हो गई है। और गरीबों के 50% अगर हमने गिन लिए, मध्यम वर्ग का भी बुरा हाल है। गरीबों की प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी मात्र 2.5% रही है। 50% लोगों की हिस्सेदारी 2.5% रही है। ये इनकी इकोनॉमी है। और उसके बाद में अभी ये साल का जो बात आई है, और ये CSI का सर्वे है कि हमारे देश में 4.6 करोड़ परिवार गरीबी रेखा से नीचे चले गए। अब देखिए कैसी जा रही है हमारी इकोनॉमी, किस तरीके से जा रही है। और जब मिडिल क्लास छोटा होता है, मिडिल क्लास समाप्त होता है, जैसा जैसा घटते जाता है, तो बिहार जैसी अवस्था और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसी अवस्था हो जाती है। क्योंकि मिडिल क्लास ही हमारे हक हकूक की बात करता है। तो मिडिल क्लास को समाप्त करना, जिस मिडिल क्लास ने इन बीजेपी को सत्ता में लाया था, उनको समाप्त करने का इन्होंने बीड़ा उठाया है। पूरा मिडिल क्लास ये समाप्त करना चाहते हैं देश का। क्योंकि मिडिल क्लास आवाज उठाता है, मिडिल क्लास झंडा लहराता है, मिडिल क्लास मंच लगा सकता है, मिडिल क्लास माइक ले सकता है, मिडिल क्लास पढ़ सकता है, मिडिल क्लास बोल सकता है। ये बोलने वाली कम्युनिटी इनको नहीं चाहिए। इसलिए ये मिडिल क्लास को समाप्त कर सबको दरिद्री रेखा से नीचे डाल के, और 2, 5, 50 घराने, और फिर इनके कुछ गुलाम और उस टाइप के लोग, इनको ये खाली इस देश का शासक बनाना चाहते हैं। ये समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ये नहीं समझेंगे तो हमारा दुर्भाग्य है। ये बहुत ही तकलीफ दे जो आपने आंकड़े बताए कि लोग, मिडिल क्लास खत्म हो रही है और बिलो पॉवर्टी लाइन जा रहे हैं, और सिर्फ 1% लोग, 57% से ज्यादा प्रॉपर्टीज 1% से भी कम लोगों के हाथ में है। तो बहरहाल ये हालात तो बहुत ही तेजी से खराब हुए हैं। और अब जिन लोगों को आपने बताया कि ये अंधभक्त जो थे, अब वो नौकरी मांगने आ गए, और अब उन्हें पता चला कि तकलीफ क्या कुछ होती है। अच्छा, अब चलते हैं पेगासस की तरफ। पेगासस के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स से जो रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया है कि 2017 में डील हुई थी, उसमें डिफेंस डील, उसमें पेगासस बिल्कुल सेंटर में था। और अब तक संसद में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी हुकूमत का यह कहना था कि हमें कुछ पता नहीं है, हम इसमें कहीं नहीं है, हमने नहीं खरीदा। अब क्या कुछ होगा? विपक्ष कहां है? विपक्ष क्या वाकई इस पर कोई मजबूती से बात कर पाएगी, करेगी? अब तक आपको क्या कुछ लग रहा है? संसद शुरू हो रहा है, आप क्या कहते हैं इसमें? हमारे देश में और दुनिया में ये जो ये करते, हेरगिरी करते हैं, उसके लिए कई सरकारें चली गई। झूठ बोलने के लिए कई सरकारें चली गई। आपको पता होगा बिल क्लिंटन के ऊपर महाभियोग आया था। वो मोनिका लेविंस्की के साथ था, इसलिए नहीं आया था। वो उसके साथ था और देश को उसने बोला कि मैं उसके साथ नहीं था, झूठ बोलने के लिए महाभियोग आया। जॉन बोरिस के लिए अभी अभी पूरा आक्रोश चल रहा था वहां। उसने मास्टर स्ट्रोक चल दिया वो इसका लॉकडाउन हटाने का और मास्क वगैरह हटाने का। वो क्या होता है उसका पता नहीं, मगर उसके ऊपर जन आक्रोश था कि उसने घर में पार्टी किया 50 लोगों की, और कैसे नहीं बताया देश को। हाँ। तो ये जो देश के सेंटिमेंट्स होते हैं, हमारे देश में भी आप देख लो कि चंद्रशेखर जी की सरकार थी, और एक पुलिस वाला कहीं घूम रहा था, उसको स्पाई करके आक्रोश मचाया कांग्रेस ने, और वो सरकार से समर्थन खींच लिया था। अब तो इसने पार्लियामेंट में बोला, पार्लियामेंट में क्या बोला कि पेगासिस से हमारा कोई मतलब नहीं, हमने नहीं खरीदा। न्यूयॉर्क टाइम्स बोल रहा है कि इन्होंने 15,000 करोड़ की जो डील किया था इजराइल के साथ में, उसमें पेगासिस का भी एक सौदा था। और उन्होंने प्रूफ के साथ किया है। यहाँ के जो चिंटू है, इनके जो भक्त मंडली है बेअकल, वो चिल्ला रहे कि न्यूयॉर्क टाइम्स पे हम दावा करेंगे, उसको नुकसानी का मांगेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स इनसे डरने वाला नहीं है, ना वो यहाँ के कानून से कोई बंधा हुआ है। वो अपने तरीके से दिया, और बिना प्रूफ न्यूयॉर्क टाइम्स कुछ देगा नहीं। क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स में न्यूज छपती है, मोदी की झूठ हो नहीं सच हो। पहले पेज पर इन्होंने पिछले वक्त देखा होगा आपने, फोटो डाल के और मोदी की कितनी तारीफ हुई बताया था। उस न्यूयॉर्क टाइम्स ने कुछ भी बोला दिया तो इसको प्रमाण मानने वाले ये भक्त, अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने इनको बोला कि इनके लोगों ने स्पाई खरीदा है।
पेगासिस खरीदा है, तो इसके ऊपर ये भाई आक्रोश मना रहे। अरे भाई, झूठ बोलने पर, हेरगिरी करने पर दुनिया की सरकारें हिल जाती है, मगर ये भक्तों की सरकार है। और ये भक्तों की सरकार है, अंध भक्तों की सरकार है। इनको इनके मौलिक मुद्दे, इनको उनके मौलिक अधिकार, इनके मानवाधिकार इनको महत्वपूर्ण नहीं लगते। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ एक बात और बोलता हूं कि सर, हिटलर थे, मुसोलिनी थे, जितने भी रहे होंगे हुकुमशाह, वो व्यक्ति थे। ये हमारे देश में ये जो है, ये विचार है, और विचार जल्दी मरता नहीं है। हिटलर मर गया, समाप्त हो गया, मुसोलिनी मर गया, समाप्त हो गया। ये विचार है, एक जाएगा जुटलर तो दूसरा जुटलर वो पैदा करेंगे, दूसरा जाएगा तो तीसरी पैदा करेंगे। तो इनके मूल पर आघात करने की जरूरत है, इनके मूल पर प्रहार करने की जरूरत है। और ये मूल है नागपुर में। ये पूरा अफीम पिलाते हैं, ये पूरा भांग खिलाते हैं इनको। ये जो उनके भक्त होते हैं उनको भांग खिलाई जाती है, अफीम खिलाया जाता है। और ये धार्मिक और राष्ट्रवाद की जो भांग और अफीम है, इसका जड़ समाप्त करने की जरूरत है। इसलिए सब लोगों ने हमारे ऊपर ध्यान, नागपुर के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एक हिटलर जाएगा दूसरा पैदा हो जाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि ये झूठ वाली पौध जहां से पैदा होती है, उसके विरोध में ढंग से, समझदारी से उनको मारना। एक बात आपको ध्यान होगा कि गांधी हत्या का अब तक इन पे ऊपर कलंक लगा हुआ है। ये अभी भी डिफेंस में क्यों रहते हैं? क्योंकि गांधी हत्या का कलंक लगा हुआ है। अरे भाई, गांधी अगर हिंदू थे तो उनको मारा क्यों? जिन्ना को मारना चाहिए था। सावरकर अगर हिंदू थे और वो गोडसे अगर हिंदू था, तो इन्होंने जिन्ना को मारना चाहिए था ना, गांधी को क्यों मारे? तो मैंने पिछले वक्त जो बोलाया था, हिंदू और हिंदुत्ववादियों में फर्क है। गांधी हिंदू थे, ये हिंदुत्ववादी है, इसलिए मारा उन्होंने। इनको नहीं चलता है, इनको मुसलमान दुश्मन नहीं है। इस देश का जो बहुसंख्यक वर्ग है, ये इनका दुश्मन है। उनको वो किसी भी नाम से डरा के अपने वश में रखना चाहते। मुसलमान तो अभी मुसलमानों की महिला बोल रही है कि हमने 3 तलाक से मुक्ति हमको दिला दिया। अभी मैंने एक बात सुना उत्तर प्रदेश में कि वहां जो मकान थे, मकान के पट्टे महिलाओं के नाम से होने से उनको 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए घर बनाने के लिए दिया। तो मुसलमान महिला तो बहुत खुश है योगी पर और मोदी पर। तो ये मुसलमान महिलाएं अगर उनको वोट देने की सोच रही है, तो ये समझने की जरूरत है कि महिलाओं के साथ में शौहर भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। तो इनके लिए भी सोचने की जरूरत है। नहीं तो फौज में जो अंधभक्तों की फौज है, उसमें तो भर्ती उन्होंने करना शुरू कर दिया था। तो ये पेगासिस के बारे में ये समझने की जरूरत है कि इन्होंने हमारे इलेक्शन, इन्होंने हमारे नेता, इन्होंने हमारे व्यक्ति स्वातंत्र, उन्होंने हमारे विचार स्वातंत्र, सब पर पहरा बैठा दिया है। और ये पहरा हमको मान्य नहीं होना चाहिए। अगर हम लोकतांत्रिक देश रहना चाहते हैं, हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इराक नहीं बनना चाहते हैं, तो ये ध्यान में रखें कि हिंदू लोकतंत्र का सबसे पहला अधिकार जो होता है, वो वोट नहीं, इंफॉर्मेशन होती है। सच इंफॉर्मेशन पे वोट का अधिकार उपयोग करना, ये दूसरा अधिकार होता है। पहला अधिकार होता है राइट इंफॉर्मेशन हमारे पास में आए, और इसी के ऊपर इन्होंने पहरा बिठा के और ये पेगासिस जैसा कांड कर डाला। इनमें अगर थोड़ी सी भी नैतिकता होती ना, थोड़ी भी नैतिकता होती, तो ये तुरंत अभी रिजाइन देते। मोदी को रिजाइन देना चाहिए इस बात पर। हाँ, तो बहरहाल ये बहुत ही दिलचस्प है। मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि पेगासस की चपेट में न सिर्फ विपक्षी लीडर थे राहुल गांधी वगैरह, बल्कि खुद इनकी पार्टी के लोग, इनके मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट के जज, रॉ जो सबसे बड़ी विदेशों में एजेंसी काम करने वाली खुफिया एजेंसी भारत की, उसके लोग, सीबीआई के लोग, इनको भी ये दुश्मन मानते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक दायरा है, इसे समझने की जरूरत है। जो बात आप कह रहे हैं कि ये जो बहुसंख्यक हैं उन्हीं को खत्म करना चाहते हैं, ये मिडिल क्लास को खत्म करना चाहते हैं। कहीं से भी कोई आवाज ना आए मुखालिफत की, क्रिटिसिज्म की, नुक्ताचीनी की, वो सब खत्म करनी है। और आपने एक बात और कही कि मुसोलिनी और हिटलर एक इंसान थे, ये एक नजरिया है। नागपुर में जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है, उसके खिलाफ कुछ करने की जरूरत है। ये आपने पूरे देश के लोगों को एक तरह से आह्वान किया है। मुझे लगता है कि विपक्षी दलों को भी और हर अच्छी सोच रखने वाले को, जो देश का अच्छा चाहते हैं, वो अच्छा करने के लिए आगे कदम बढ़ाने की जरूरत है।
आप जिस तरह से आपने ये सारी चीजें रखी हैं, ये बहुत ही अहम है और हमारे दर्शक जो हैं आपकी बेबाकी को पसंद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। आपने देखा होगा कि ये जो हिंदू नाम से करते हैं, अगर हिंदू नाम से होता तो देश ही नहीं बनता सर, ये देश नहीं बनता, पूरा टूट जाता। कश्मीर पंजाब से लेके केरला तक सब टूट जाता, नॉर्थ ईस्ट टूट जाता, कुछ नहीं बचता। उत्तर प्रदेश में भी कई हिस्से चले जाते, गुजरात के भी कई हिस्से चले जाते, क्योंकि हमारा देश 575 संस्थानों के बाद बना है, उनको संस्थानों को एकत्रित करके ये देश बना है। ये तो हैदराबाद का निजाम तो था ही नहीं, लास्ट मोमेंट में हमने उन्होंने शामिल किया भाई, प्रेशर हुक और क्रुक शामिल करना पड़ा, फौज भेज के शामिल करना पड़ा, तो ये देश नहीं बनता ना। ये देश अभी जो बना है इतना बड़ा कभी देश था? तो ये किस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, किस राष्ट्र की बात करते हैं, मुझे नहीं पता। इनके ख्वाब में क्या आता है मुझे नहीं पता, मगर हमारे लोग जो देश को प्रेम करते हैं, जो देश के साथ रहना चाहते हैं, ये देश की मूल जो विचारधारा है, जो विचारधारा गंगा जमनी तहजीब बोलते हैं, जिसको हम धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं, ये इस देश को एक सूत्र में बांधने का एकमेव धागा है। दूसरा कोई धागा हमारे पास में नहीं है। ये धागे को कायम रखने के लिए सबको जागरूक होने की जरूरत है, लठ उठाने की जरूरत नहीं, तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं है। 380 साल के किसानों के आंदोलन ने, 380 दिन के किसानों के आंदोलन ने हमको ये बता दिया है कि जीतेगा तो गांधी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने अपनी बात पूरी रखी और बहुत अच्छे से रखी। और देश को इकट्ठा जो किया गया था वो इसीलिए किया गया था कि सबको एक धागे में लाए थे और धर्मनिरपेक्ष नजरिए की वजह से ही पूरा ये देश बना था। अब जो उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, जाहिर है। लास्ट वाक्य मैं बोलना चाहता हूँ, लास्ट लाइन, ये भक्तों के लिए, स्पेशली भक्तों के लिए, कि भारत पर 14 लाख करोड़ का कर्जा हो गया ये 7 साल में, और अभी 100 रुपए अगर इनकम आती है भारत सरकार को तो उसमें से 45 रुपया खाली कर्जे का ब्याज देने में चला जाता है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे रिक्शा वाला 100 रुपए कमा के लाए और 50 रुपए की बोतल ले आए, बाकी घर वाले जाओ भाड़ में। ये बिल्कुल ऐसी हालत है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने ये आंकड़ा भी रखा और ये आंखें खोलने वाला है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।